नमस्कार, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट अक्षय कुमार और आज मैं एक बार फिर से आपके लिए आपका पसंदीदा शो लेके प्रस्तुत हूँ। और आज मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं राजनदीप और मेरे साथ मौजूद हैं शिवम कुमार। आज हम साइंस जर्नलिज्म पे बात करने वाले हैं क्योंकि ये एक नया सेक्टर है आप लोगों के लिए जो भी हमारे व्यूवर्स हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूँ हमारे इस शो में। आप अपने नाम के साथ इंट्रोडक्शन दीजिए क्योंकि हमारे दर्शकों को जानने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम राजनदीप कौर है और मैं एक साइंस जर्नलिस्ट हूँ। मेरा नाम शिवम है और मैं लुधियाना से आता हूँ और मैं जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ। हाँ, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये साइंस जर्नलिज्म है क्या? जी, जैसे साइंस है तो जर्नलिज्म जो कि साइंस पे हो, मतलब साइंस की न्यूज़ पे, उसकी इन्वेस्टिगेशंस पे, उसकी रिसर्च पे, साइंस में कौन सी न्यू टर्म्स आ रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही है, इस सब पे जो रिपोर्टिंग है उसे बोलते हैं साइंस जर्नलिज्म। और इस रिपोर्टिंग जो कि टेक्निकल वर्ड्स में है उसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लोगों को समझाना, यही है साइंस जर्नलिज्म। शिवम जी, आपको क्या लगता है कि ये साइंस जर्नलिज्म आकर क्या है? अगर साइंस जर्नलिज्म में एक तरह की जैसे हम और रिपोर्टिंग तो पहले से होती आ रही थी पर वो किसी और इशू पे होती थी। ये साइंस जर्नलिज्म में होता है कि हम रिपोर्टिंग करते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर जिसमें कि इश्यूज होते हैं, उनके डिस्कवरीज होता है डिफरेंट साइंटिस्ट्स की और उनके क्या उन्होंने कैसे पेटेंट्स उनके साइन है और डिफरेंट जो भी हमारी मेडिसिन्स हो गए ये भी साइंस में ही आती है। सब कुछ जो हमारे आजकल टेक्नोलॉजी हो गया ये भी हमारी साइंस में ही आती है। देखिए, जर्नलिज्म तो बहुत सारों ने नाम सुना था, मैंने भी सुना था, लेकिन ये साइंस जर्नलिज्म आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? इसको क्यों लाया गया? ये जर्नलिज्म है, इसको क्यों नाम दिया कि साइंस जर्नलिज्म को? साइंस जर्नलिज्म एक नई टर्म आई है जर्नलिज्म में जो कि बेसिकली साइंस के आसपास घूमती है। और अगर हम देखें तो साइंस में सब कुछ आता है, ज़मीन से लेकर आसमान तक सब चीज़ें आती हैं। धरती पे जैसे लाइटिंग है, कैमरा है, ये कैसे काम करता है, रोबोट्स हैं, और आसमान में तारे हैं, चांद है, सूरज है, हमारी गैलेक्सी है, ये सब कुछ साइंस में आता है। और अगर हम बात करें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है अब के टाइम में, तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में एक मेन डिफरेंस ये है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत हाई होती है। वहाँ की ट्रेन्स, वहाँ के बसेस हमसे कई ज़्यादा एडवांस हैं हर चीज़ में। तो अगर हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसे बोलते हैं साइंस जर्नलिज्म। कि एक जो ऑर्डिनरी जर्नलिस्ट होता है वो बिना डिग्री के भी रिपोर्टिंग कर सकता है। क्या इस साइंस जर्नलिज्म में बिना डिग्री के आ सकते हैं? साइंस जर्नलिज्म में अगर आपके पास डिग्री है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि आपको पहले से उसकी नॉलेज होगी। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं, जैसे न्यूयॉर्क टाइम के साइंस जर्नलिज्म के ऐसे बहुत सारे फेमस जर्नलिस्ट हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी वो इस फील्ड में है और लीडिंग पे है। सो मुझे लगता है कि अगर आपको इस फील्ड में आना है तो ये डिग्री इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपके पास नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज। इतना नहीं कि आपके पास उतनी नॉलेज हो जितनी एक साइंटिस्ट के पास है, लेकिन आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आपके पास पैशन होना चाहिए। इस फील्ड में काम करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पैशन, क्योंकि साइंस कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है। ये हर दिन कुछ ना कुछ नया आता है, जो है उसमें चेंज होता रहता है। सो आपको हर टाइम अप टू डेट रहना होगा। अगर आप में क्यूरियोसिटी है, आप में पैशन है इस फील्ड के लिए, तो आप आ सकते हो। शिवम जी, आप हमें ये बताएं, जिस तरह से इन्होंने बोला कि साइंस जर्नलिज्म नई नई चीज़ें लाता है, आखिर जो मास मीडिया है उसका किस तरह का रोल है इस साइंस जर्नलिज्म को लोगों तक पहुंचाने में? अगर हम मास मीडिया की बात करें तो मास मीडिया सब जो ऑडियंस और साइंटिस्ट है ना उनके बीच का एक ब्रिज का काम करती है, जो कि उनको ऑडियंस अब तक मीडिया जो है कवर नहीं ना करेगी तो उनको न्यूज़ नहीं पता लगेगी कि साइंस में हो क्या रहा है। और ये अगर जैसे हम लोग कहते हैं ना कंट्रोवर्सीज वगैरह होते जो साइंस पे डिबेट्स होते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आ रही है, इस पर क्या इफ़ेक्ट है हमारे पे, टेक्नोलॉजी के ह्यूमंस पे क्या होंगे, ये सारा चीज़ें वो मास मीडिया ही बताती है डिफरेंट मास मीडियम के थ्रू। जैसे हम लोग टेलीविज़न देखते हैं उस पर भी कई न्यूज़ आती हैं, रेडियो पे भी। बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी वगैरह के जो आजकल ज़्यादातर हो रहा है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को पता नहीं होता, डिफ़िकल्ट टर्म्स होती हैं और ये लोगों को पता भी नहीं कि ऐसी चीज़ें हमारे आसपास में है, तो वो उनको इंट्रोड्यूस कराती है ऐसी चीज़ों से, तो वो बहुत ज़्यादा करती है।
राजन जी, आपसे मेरा थोड़ा हटके से क्वेश्चन एक, जिस तरह से हम देखें तो भारत में भी काफ़ी साइंस टेक्नोलॉजीज बढ़ती आ रही है। आपको भारत और जो वेस्टर्न कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, भारत डेवलपिंग में आता है, आपको इन दोनों में किस तरह का अंतर दिखता है साइंस में? क्योंकि अगर हम देखें तो काफ़ी ये जो साइंस टेक्नोलॉजीज है वेस्टर्न कंट्री ने काफ़ी डेवलप की है। अगर हम बात करें एरोप्लेन की तो ये भी वेस्टर्न कंट्री ने डेवलप किया। तो आपको इसमें किस तरह का अंतर दिखता है? जैसे मैंने पहले बोला कि साइंस है वो टोटली पैशन पे बेस्ड है। तो अगर हम देखें कि मंगल ग्रह पे सबसे पहले भारत गया, हालांकि वो डेवलपिंग कंट्री है, बाकी देशों से बहुत पीछे टेक्नोलॉजी में। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा पैशनेट हो। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ये सब कुछ पैशन का खेल है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर देखें कि फॉरेन कंट्री और इंडियन कंट्री या हमारी जैसी और डेवलपिंग कंट्री में क्या फ़र्क है, वहाँ पे हम माना कि वहाँ पे बसेस बहुत ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, जैसे मैंने बोला बाकी सब चीज़ें में टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग डेवलपिंग होकर उनसे पीछे ही रहेंगे। अगर हम लोग चाहें तो उनसे भी बेहतर कर सकते हैं। हाँ शिवम जी, आपसे भी मेरा सेम क्वेश्चन, आपको किस तरह का अंतर लगता है? जिस तरह से हम अगर वेस्टर्न कंट्री को छोड़ें, हम अपने एशिया में रहते हैं, आपको इंडिया और चाइना में किस तरह का डिफरेंस लगता है? क्योंकि चाइना तो इस टाइम डेवलप्ड कंट्री में आता है, तो इन भारत और चाइना में आपको किस तरह का अंतर दिखता है? अगर हम बात करें तो हमारे पास भी, भारत के पास भी बहुत सारे, माना कि थोड़ा सा डेवलपिंग में है अभी, पर हमारा काफ़ी हद तक डेवलप हो चुका है। क्योंकि अगर हम लोग साइंस वगैरह की बात करते हैं तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी डिफरेंट जो अपने में टेक्नोलॉजी डेवलप की है। सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि वह मंगल पे गए हैं, मंगलयान में वो मंगलयान पे पहुंच गए हैं, ठीक है, मंगल ग्रह पे पहुंच चुके हैं। तो अभी तक चाइना नहीं पहुंच पाया है। तो इससे ये होता है कि वो नॉलेज हम लोग जो गेन कर रहे हैं उसको कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ये हमारे पे है। तो इसमें भारत बहुत आगे भी है। कहीं क्या हुआ कि आजकल IT सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर में ज़्यादातर हमारे जो है वो बाहर फॉरेन कंट्री में भी काम कर रहे हैं। राजन जी, आपसे मेरा ये क्वेश्चन, जिस तरह से मैंने पहली वीडियो में थी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉस, क्या इस पे भी एक साइंस जर्नलिस्ट काम कर रहा है? क्या इस साइंस जर्नलिस्ट लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में काम करता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड है जो, ये साइंस की टर्म है, साइंस ने डेवलप की है। सो ये साइंस जर्नलिस्ट की एक उसकी कह लीजिए ड्यूटी है कि इसके बारे में वो लोगों को बताएं, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, कुछ इसके हक में है, कुछ इसके विरुद्ध भी हैं। सो बेसिकली हाँ, साइंस के जो जर्नलिस्ट हैं वो इसे कवर कर रहे हैं। देखिए साइंस हर जगह फैली है, चाहे आप ज़मीन के ऊपर रह लें, चाहे ज़मीन के नीचे चले आएँ, चाहे ज़मीन के ऊपर चले आएँ, साइंस हर जगह है। सो अगर आप साइंस जर्नलिस्ट बन रहे हो, इस फील्ड में आ रहे हो, सो बेसिकली आप कुछ भी उठा लो, कुछ भी जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप ऊपर चले आओ, आप नीचे चले आओ, आप ज़मीन पे रह लो, हर चीज़ में साइंस है। आप कुछ भी टर्म उठा के उसके बारे में सर्च करके उसके बारे में नॉलेज लेके लोगों को बता सकते हो आसान लैंग्वेज में। लेकिन मेन बात ये है कि वो चीज़ लोगों की जो डेली बेस की लाइफ है, जैसे हमारी लाइफ है, उससे कनेक्टेड हो। अगर मैं बोलूँ कि आसमान में इतनी गैलेक्सीज है, ये है वो है, लेकिन इसका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है ना? सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ें आपकी जो नॉर्मल डे मैनी की लाइफ है उसे कैसे इम्पैक्ट करें। शिवम जी, आपसे मेरा एक साधारण सा क्वेश्चन, आपका किस तरह सा एक्सपीरियंस रहा इस साइंस जर्नलिज्म में? आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपने जैसे बोला कि आप साइंस जर्नलिज्म के स्टूडेंट हो, आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। अगर साइंस जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस कहीं तो बहुत अच्छा गया अभी तक तो डिफरेंट। अगर मैंने देखा है कि बहुत सारी नई चीज़ें की नॉलेज मिली मेरे को पता नहीं था जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होती है, जैसे कि ये बायोटेक्नोलॉजी में आते हैं। मेरे को ये भी नहीं पता था कि हम लोग शुक्राणु वगैरह जीन्स कह देते हैं जिनको, वो हम लोग एक दूसरे के भी शेयर कर सकते हैं और नई चीज़ बना सकते हैं हम लोग। ये भी पता लगा, नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगा कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कहीं उसको आ गए हैं, वो हो रहा है।
और कई चीज़ें और भी पता लगी हैं कि हम लोगों की जो नॉलेज का इंक्रीजमेंट हुई है बहुत सारी। ये है, मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। राजन जी, मेरा आपसे अंतिम प्रश्न, साइंस जर्नलिज्म में आखिर किस तरह के स्कोप है? क्या इसमें गवर्नमेंट सेक्टर भी है या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर है साइंस जर्नलिज्म में? साइंस जर्नलिज्म जैसे कि नया नया फील्ड है, तो हर जो न्यूज़पेपर है, जो टीवी है, वो हर चीज़ से अपनाना चाहती है। कुछ नया है, कुछ अलग है, लोगों को दिखाना चाहती है कि आप हमारे व्यूअर्स बढ़ें, हमें देखें लोग। सो अगर आप साइंस जर्नलिज्म में आ रहे हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, हर जगह पे हैं, क्योंकि उतना कंपटीशन भी नहीं है और स्कोप बहुत ज़्यादा है। सो इसके अगर देखें कि प्राइवेट या गवर्नमेंट, हाँ दोनों सेक्टर में आप जा सकते हो। जैसे टीवी चैनल्स होते हैं, वो गवर्नमेंट भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। सो हो सकता है कि गवर्नमेंट के अपने कुछ रूल्स हों, लेकिन इसका जो फील्ड है वो हर जगह पे है, प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, इतने अच्छे व्यूज़ बताए आपने। देखिए, ये एक नया रूम है, आप लोगों को भी जानने की ज़रूरत है इसके बारे में। साइंस जर्नलिज्म में बहुत सारे स्कोप हैं इसमें। धन्यवाद।